नमस्कार दोस्तों, स्टॉक स्ट्रीट में आपका स्वागत है। आज तारीख है 4 दिसंबर 2025 और आज हमारे रडार पर है बैंकिंग सेक्टर का एक दिग्गज कोटक महिंद्रा बैंक। हाल ही में इसके तिमाही नतीजे आए हैं और जो हेडलाइन है वो थोड़ी कह सकते हैं चौंकाने वाली है। हमारे पास बैंक की ऑफिशियल इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, मैनेजमेंट की अर्निंग्स कॉल की पूरी बातचीत और कुछ इंडिपेंडेंट एनालिसिस रिपोर्ट्स भी हैं। और हमारा मिशन साफ है, इन सब में से वो जानकारी निकालना जो एक रिटेल निवेशक के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, समझना कि हेडलाइन के पीछे की असली कहानी क्या है। तो चलिए जासूस बनकर इन नंबरों की तह तक जाते हैं। पहली नजर में ही कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब पीएटी पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 11% गिरा हुआ दिख रहा है। ये तो किसी भी निवेशक का दिल बैठाने के लिए काफी है। लेकिन असली कहानी हमेशा पहली हेडलाइन में नहीं होती। यहीं पर हमें गहराई से देखने की जरूरत है। ये 11% की गिरावट एक बड़े तालाब की तरह है। हमें ये देखना है कि इस तालाब में पानी कहाँ-कहाँ से आ रहा है। क्या मुख्य बिजनेस में कोई लीकेज है या फिर बारिश कहीं और हुई है? क्या बात है, बहुत बढ़िया एनालॉजी है। तो चलिए इस 11% की गिरावट का सोर्स का पता लगाते हैं। क्या ये गिरावट बैंक के कोर बैंकिंग बिजनेस से आ रही है? नहीं, और यही सबसे दिलचस्प बात है। जब हम कंसोलिडेटेड मुनाफे को तोड़कर देखते हैं तो 4 बड़े हिस्से सामने आते हैं। पहला और सबसे बड़ा हिस्सा है बैंकिंग और लेंडिंग, जो कुल मुनाफे का लगभग 76% है। यहाँ मुनाफा 5% कम हुआ है। ठीक है, तो 11% में से 5% की गिरावट तो यहां से आई, लेकिन बाकी का बड़ा हिस्सा कहां से आया? बाकी के 3 हिस्सों में असली ड्रामा है। दूसरा हिस्सा है कैपिटल मार्केट्स मतलब कोटक सिक्योरिटीज जैसा ब्रोकिंग बिजनेस। यहाँ मुनाफा 24% गिरा है। और तीसरा है इंश्योरेंस, और यहाँ तो नंबर देखकर मतलब होश उड़ जाएंगे। मुनाफे में लगभग 86% की भारी गिरावट है। 86%? 86%? हाँ, ये नंबर देखकर तो मेरी आंखें फटी रह गई। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है। जरूर इसके पीछे कोई असाधारण वजह होगी। क्या इंश्योरेंस बिजनेस डूब रहा है? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है, लेकिन इसका जवाब बिजनेस की खराबी में नहीं बल्कि सरकारी नियमों में छिपा है। अर्निंग्स कॉल में मैनेजमेंट ने साफ किया कि ये गिरावट सितंबर 2025 से लागू हुए जीएसटी के एक मुश्त प्रभाव मतलब वन टाइम इम्पैक्ट के कारण है। अच्छा, तो ये एक ऑपरेशनल प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल नहीं। इस एक रेगुलेटरी बदलाव की वजह से कोटक लाइफ इंश्योरेंस के मुनाफे पर सीधे सीधे 165 करोड़ रुपए का असर पड़ा। समझ गया। तो ये एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है जो एक ही बार हुआ है, मतलब ये हर तिमाही में नहीं होगा। ये एक बड़ी राहत की बात है। तो हम इंश्योरेंस वाले शक के घेरे को फिलहाल साइड में रख सकते हैं। अब आते हैं कैपिटल मार्केट्स की 24% की गिरावट पर। इसका क्या कारण है? इसका कारण सीधा साधा है, बाजारी ठंडा था। कैश और डेरिवेटिव्स मार्केट में ओवरऑल वॉल्यूम कम थे, तो ब्रोकरेज इनकम पर असर पड़ना ही था। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प कहानी है। बताइए। जब बाजार ठंडा पड़ता है तो अक्सर छोटे खिलाड़ी बाहर हो जाते हैं। कोटक ने इस मौके का फायदा उठाया और अपना मार्केट शेयर पिछले साल के 11.6% से बढ़ाकर 13.1% कर लिया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार पॉइंट है। मतलब भले ही केक का साइज छोटा हो गया हो, लेकिन उस छोटे केक में कोटक का हिस्सा पहले से बड़ा हो गया है। ये एक मजबूत कंपनी की निशानी है। वे मुश्किल समय में और मजबूत होकर निकलते हैं। बिल्कुल। और एक चौथा सेगमेंट भी है जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए, एसेट मैनेजमेंट। ये इस तिमाही का स्टार परफॉर्मर रहा है। यहाँ मुनाफा 39% बढ़ा है। कमाल है। तो तस्वीर ये है, 2 बिजनेस मतलब इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट्स बाहरी कारणों से नीचे गए। एक बिजनेस एसेट मैनेजमेंट ने शानदार प्रदर्शन किया और कोर बैंकिंग में हल्की गिरावट है। तो हमने ये तो समझ लिया कि ग्रुप लेवल पर जो 11% की बड़ी गिरावट दिख रही है उसके मुख्य अपराधी इंश्योरेंस पर जीएसटी का असर और ब्रोकिंग बिजनेस का धीमापन है। इसका मतलब यह है कि असली कहानी तो बैंक के अपने कोर बिजनेस में छिपी होगी। चलिए अब सिर्फ बैंकिंग ऑपरेशंस पर फोकस करते हैं, देखते हैं कि वहां सेहत कैसी है। स्टैंड अलोन मुनाफा भी 3% गिरा है। कम है लेकिन फिर भी गिरावट तो है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ की जो मुख्य कहानी है वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी एनआईएम के इर्द गिर्द घूमती है। एनआईएम आसान भाषा में बैंक का असली मुनाफा है,
जो वो लोन पर कमाए गए ब्याज और डिपॉजिट पर दिए गए ब्याज के अंतर से कमाता है। और इस मार्जिन का क्या हुआ? इस तिमाही में निम 4.5% रहा, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ये 4.5% था। ओह, तो गिरावट तो साफ दिख रही है। हाँ, अब ये गिरावट चिंताजनक लग सकती है। बिल्कुल, मार्जिन कम होना तो प्रॉफिट पर सीधा असर डालता है। क्या ये कोई कोटक स्पेसिफिक समस्या है या पूरी इंडस्ट्री से झेल रही है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और असल में ये मुख्य रूप से एक इंडस्ट्री वाइड समस्या है। इसका कारण है आरबीआई द्वारा पिछले कुछ समय में रेपो रेट में की गई कटौतियों का पूरा असर अब सिस्टम में दिखना। अच्छा, जब रेपो रेट कम होता है तो बैंकों को अपने लोन पर ब्याज दरें जल्दी कम करनी पड़ती हैं, लेकिन उनके पुराने फिक्स्ड डिपॉजिट पर उन्हें वही ऊंचा ब्याज देना पड़ता है। इससे उनके मार्जिन पर दबाव आता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट कह रहा है कि एनआईएम सुधरेंगे, लेकिन ये तो हर बैंक का मैनेजमेंट कहता है। क्या उनके पास इस दावे को सपोर्ट करने के लिए कोई ठोस वजह है या ये सिर्फ एक उम्मीद है? नहीं, उनके पास एक ठोस वजह है, जिसे कहते हैं डिपॉजिट्स की रीप्राइसिंग। ओके। इसका मतलब है कि जैसे जैसे लोगों की पुरानी ज्यादा ब्याज वाली एफडीज मैच्योर होंगी और वे नई कम ब्याज वाली एफडीज में पैसा लगाएंगे, बैंक की फंड जुटाने की लागत कम होती जाएगी। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि अगले 2 तिमाहियों में इसका असर दिखना शुरू होगा और निम धीरे धीरे सुधरेगा। ये बात समझ में आती है। तो निम्स पर दबाव है, तो क्या वो वॉल्यूम बढ़ाकर इसकी भरपाई कर रहे हैं? मैंने देखा कि एडवांसेस यानी दिए गए लोन में 14% की साल दर साल ग्रोथ है, जो इंडस्ट्री के हिसाब से काफी अच्छी है। बिल्कुल, 14% की ग्रोथ मजबूत है और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि डिपॉजिट ग्रोथ 15% पर इससे भी तेज है। अच्छा, इसका मतलब है कि उन्हें लोन देने के लिए बाहर से महंगा पैसा नहीं उठाना पड़ रहा, ग्राहक खुद उनके पास पैसा जमा कर रहे हैं। और कासा रेशो का क्या हाल है? क्योंकि वही तो बैंक के लिए सबसे सस्ता पैसा होता है। हाँ, कासा मतलब करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट्स का रेशियो, जिस पर बैंक को लगभग कोई ब्याज नहीं देना पड़ता, ये 42.3% पर मजबूत बना हुआ है। बहुत बढ़िया। जितना ज्यादा कासा बैंक के लिए उतना ही सस्ता कच्चा माल, जिससे मुनाफा कमाना आसान हो जाता है। ये बैंक की एक बहुत बड़ी ताकत है। सब ठीक है, लेकिन बैंकिंग में असली कहानी तो एसेट क्वालिटी की होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 14% ग्रोथ के चक्कर में खराब लोन बांट दिए? एनपीएस का क्या हाल है? ये किसी भी बैंक के लिए सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होता है और यहाँ कोटक ने बहुत अच्छा काम किया है। ग्रॉस एनपीए पिछले तिमाही के 1.48% से घटकर 1.39% हो गया है और नेट एनपीए यानी प्रोविजनिंग के बाद जो बचता है वो 0.34% से घटकर 0.32% पर आ गया है। ये बहुत ही स्वस्थ संकेत हैं। और क्रेडिट कॉस्ट, मतलब नए बुरे लोन के लिए जो पैसा अलग रखना पड़ता है, उसमें भी सुधार है। क्रेडिट कॉस्ट पिछले तिमाही के 93 बेसिस पॉइंट से घटकर 79 बेसिस पॉइंट्स पर आ गई है और मैनेजमेंट को यह भी भरोसा है कि एमएफआई यानी माइक्रो फाइनेंस और क्रेडिट कार्ड्स जैसे सेगमेंट्स में ये कॉस्ट आगे और कम होगी। क्यों? क्योंकि इन सेगमेंट्स में जो तनाव था वो अब सामान्य हो रहा है। तो कुल मिलाकर कोर बैंकिंग का इंजन मजबूत लग रहा है। मार्जिन पर थोड़ा दबाव है, लेकिन ग्रोथ और एसेट क्वालिटी अच्छी है। तो अब एक निवेशक के नजरिए से देखते हैं, इन सब अच्छी और बुरी बातों को मिलाकर क्या तस्वीर बनती है। इसके लिए Screener.in के कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छा नजरिया देते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी ने पिछले 5 सालों में 20.8% CAGR की शानदार प्रॉफिट ग्रोथ दी है। वाह! यह दिखाता है कि ये कोई 1-2 तिमाही की कहानी नहीं, बल्कि लंबे समय में परफॉर्मेंस मजबूत रही है। अगली चिंता है वैल्यूएशन। स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के 2.54 गुना पर ट्रेड कर रहा है। हाँ, बैंकिंग सेक्टर के हिसाब से इसे थोड़ा महंगा माना जा सकता है। लेकिन एक और बात है जिसने मेरा ध्यान खींचा, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज। 1 मिनट, ये क्या होता है? कंटिंजेंट लायबिलिटीज आसान भाषा में कहें तो ये अबे मगर वाले खर्चे हैं। मतलब अगर भविष्य में कोई पुराना केस हार गए या कोई दी हुई गारंटी भुनानी पड़ गई तो ये बोझ बैंक पर आ सकता है। और ये रकम छोटी मोटी नहीं है। कितनी है? 11,75,810 करोड़ रुपए। क्या 11 लाख करोड़? जी, ये तो बैंक के कुल लोन बुक से भी दोगुनी से ज्यादा रकम है। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग नहीं है? अर्निंग्स कॉल में इस पर क्या कहा गया? बिल्कुल, ये सवाल बनता भी है और ये आंकड़ा डराता भी है। मैनेजमेंट का कहना है कि ये एक स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिस है और इसमें ज्यादातर वो आइटम्स हैं जिनके असलियत में देनदारी बनने की संभावना बहुत कम होती है। जैसे
जैसे लेटर्स ऑफ क्रेडिट या बैंक गारंटीज, जो बिजनेस का हिस्सा है। लेकिन हाँ, ये एक ऐसा आंकड़ा है जिस पर एक निवेशक को हमेशा नजर रखनी चाहिए। सही बात है। ये एक तलवार की तरह है जो हमेशा बैलेंस शीट पर लटकती रहती है, भले ही उसके गिरने की संभावना कम हो। ये एक बहुत जरूरी चेतावनी है। इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है अनसिक्योर्ड लेंडिंग पर। आजकल आरबीआई की भी इस पर कड़ी नजर है। कोटक की इस पर क्या रणनीति है? वे इस मामले में बहुत ज्यादा सतर्क हैं। अर्निंग्स कॉल में उन्होंने साफ किया कि कुल लोन बुक में अनसिक्योर्ड रिटेल लोन जैसे पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का हिस्सा केवल 9.2% है। केवल 9.2%? हाँ, जो पिछले साल 11.3% था। ये दिखाता है कि उन्होंने जानबूझकर इस सेगमेंट में अपनी ग्रोथ धीमी की है। ये कुछ वैसा ही है जैसे एक बड़ी पार्टी के बाद आरबीआई ने आकर कहा कि अब सब लोग सिर्फ नींबू पानी पिएंगे। तो अब सभी बैंक धीरे धीरे चल रहे हैं और कोटक इस मामले में सबसे ज्यादा सतर्क लग रहा है। तो क्या वे इस सेगमेंट को अब बढ़ाएंगे ही नहीं? मैनेजमेंट का कहना है कि वे धीरे धीरे और बहुत सावधानी से इस बुक को वापस बनाएंगे। वे किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं है। उनका फोकस पहले एसेट क्वालिटी को पूरी तरह से स्थिर करने पर है, उसके बाद ही ग्रोथ पर ध्यान दिया जाएगा। ये एक जिम्मेदार और समझदार रवैया है। ठीक है, तो हमने कोर बैंकिंग और रिस्क को समझ लिया। अब थोड़ा भविष्य की ओर देखते हैं। सहायक कंपनियों यानी सब्सिडियरीज में एसेट मैनेजमेंट के अलावा और क्या खास है? ग्रोथ के नए इंजन कहाँ से आएंगे? यहाँ पर कोटक सिक्योरिटीज और डिजिटल बैंकिंग पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कोटक सिक्योरिटीज सिर्फ एक ब्रोकर नहीं रह गया है, वे एक फिनटेक कंपनी की तरह सोच रहे हैं। उन्होंने अपनी नियो मोबाइल ऐप पर ट्रेड फ्रॉम चार्ट्स जैसा एक नया फीचर लॉन्च किया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ट्रेडर्स अब सीधे चार्ट देखकर वहीं से खरीद बिक्री कर सकते हैं। उन्हें अलग अलग स्क्रीन पर जाने की जरूरत नहीं। अरे वाह! ये एक बहुत ही यूजर फ्रेंडली फीचर है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि उनके कुल ऑर्डर्स में से 95% से ज्यादा DIY यानी डू इट योरसेल्फ ऑर्डर्स हैं। 95%? हाँ, मतलब ग्राहक खुद उनके प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेड कर रहे हैं, जो उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म की ताकत और भरोसे को दिखाता है। और डिजिटल बैंकिंग ऐप कोटक 811 के बारे में क्या? उसकी काफी चर्चा होती है। और होनी भी चाहिए। कोटक 811 भारत में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला बैंकिंग ऐप है। अच्छा। और दुनिया में तीसरे नंबर पर है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये दिखाता है कि वे नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए, खासकर युवा पीढ़ी को, डिजिटल माध्यम का कितना प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं। आज का 811 ग्राहक कल का होम लोन या कार लोन ग्राहक हो सकता है। एक सही बात है। यह भविष्य के लिए एक बहुत मजबूत नींव तैयार कर रहा है। तो अब इन सब का क्या मतलब निकलता है? हमने अपनी जासूसी में कंसोलिडेटेड नंबर्स देखे, स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस को परखा, रिस्क को समझा और भविष्य की तैयारियों पर भी नजर डाली। एक निवेशक को क्या सोचना चाहिए? संक्षेप में, ये एक मिला जुला क्वार्टर रहा है, जहां हेडलाइन कहानी का सिर्फ एक छोटा और कह सकते हैं भ्रामक हिस्सा बताती है। जब हम गहराई में गए तो पता चला कि मुनाफे में गिरावट की मुख्य वजह कोर बिजनेस की कमजोरी नहीं, बल्कि बाहरी और एकमुश्त कारण है। और कोर बिजनेस की सेहत कैसी लगी? कोर बैंकिंग बिजनेस स्थिर है। एसेट क्वालिटी में लगातार सुधार हो रहा है, जो मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण सकारात्मक संकेत है। लोन और डिपॉजिट की ग्रोथ भी अच्छी है और उनका एसेट मैनेजमेंट बिजनेस तो सोने पर सुहागा है, जो लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, तो भविष्य के लिए क्या सोचना चाहिए? यहाँ से आगे की क्या कहानी हो सकती है? यहाँ एक उत्तेजक विचार आता है जो हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जिसे CET1 कहते हैं, 20.9% है। ये रेगुलेटरी जरूरत से बहुत ज्यादा है। आसान भाषा में कहें तो बैंक के पास कैश का एक पहाड़ है जिस पर वो बैठा है। तो इस अतिरिक्त पूंजी का भी क्या करेंगे? इसे बस यूं ही पड़ा रहने देंगे? यही $1 मिलियन सवाल है। मैनेजमेंट ने भी अर्निंग्स कॉल में इशारा किया कि वे इनऑर्गेनिक अवसरों यानी किसी दूसरी कंपनी के अधिग्रहण की तलाश में हैं। अच्छा। उनके पास बाजार से ग्रोथ खरीदने की पूरी क्षमता है। तो निवेशक के लिए बड़ा सवाल ये है, कोटक इस अतिरिक्त पूंजी का इस्तेमाल ग्रोथ के लिए कैसे करेगा? क्या वे एक स्मार्ट शिकारी की तरह कोई सही अधिग्रहण कर पाएंगे जो उनके लिए वैल्यू बनाएगा, या फिर वो एक महंगी डील करके अपने रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब ROE पर बोझ डाल देंगे?
उनका अगला बड़ा कदम ही उनकी भविष्य की दिशा और शेयरधारकों के लिए रिटर्न तय करेगा, और यही वो सबसे बड़ी चीज है जिस पर अब हर निवेशक की नजर होनी चाहिए। तो ये था कोटक महिंद्रा बैंक की Q2 नतीजों का हमारा विस्तृत विश्लेषण। उम्मीद है हमारी इस पड़ताल से आपको हेडलाइन के पीछे की असली कहानी समझने में मदद मिली होगी। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, स्टॉक स्ट्रीट को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी जरूरी जानकारी मिस ना करें। आप अगला विश्लेषण किस स्टॉक पर देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।